नमस्कार, मेरा नाम है कुसुम माहेश्वरी और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में हमने पहला टॉपिक जो लिया है वो है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पब्लिक फाइनेंस का ये जो पेपर है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ और किस तरीके से इसको पब्लिक फाइनेंस डेवलप हुई। तो उसके लिए कुछ हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं वो जिम्मेवार हैं और उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक फाइनेंस के बारे में। तो पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे तो पब्लिक का मतलब जनता होता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उसके फाइनेंसेस की बात हो रही है। फाइनेंसेस में उसका आय, उसका व्यय, यानी सरकार की इनकम और सरकार का खर्चा, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इसमें उसके गवर्नमेंट के जो है पॉलिसीज़ आ जाती हैं। फिर उसके अलावा डेट की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं। उसके अलावा से रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रेट डिप्रेशन के साथ। तो पब्लिक फाइनेंस किस तरीके से इवॉल्व होता है, उसके लिए सबसे पहला जो माइलस्टोन है वो है ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी के बारे में आपने सुना होगा, हम इसके बारे में एक फुल वीडियो भी बनाएंगे किसी टाइम। पर ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में 1929 के अंदर। अमेरिका से फैलते फैलते ये पूरे दुनिया में फैल गया। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो एकदम एक असमंजस की सिचुएशन बन गई। एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि व्यापार कम हुआ, फिर इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग गोज डाउन। तो फिर अब क्या हो, अब इसका इलाज क्या था? इलाज जो था, जो पुराने इकोनॉमिस्ट ने जो भी तरीके बताए थे कि वो ब्याज दर को कम कर दो या वेज रेट को कम कर दो, उनसे जो है ये डिप्रेशन नहीं जा रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स इस माहौल में जो है वो इवॉल्व होती है। केन्स ने, आप नाम ने सुना होगा आपने जॉन मेनियार्ड केन्स का, क्योंकि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में केन्जियन इकोनॉमिक्स का जिक्र होता है। तो 1936 में केन्स अपनी किताब में ये लिखते हैं, किताब का नाम था जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस किताब में वो जिक्र करते हैं कि सरकार को ऐसी सिचुएशन में, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन में, सरकार को खर्च करना चाहिए, खोल के खर्च करना चाहिए, तभी ही मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। तो यहाँ से पहला पड़ाव होता है ये कि शुरू होती है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस बेसिकली क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर चेंज होता है। जो लेसेस फेयर की पॉलिसी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यूज़ किया करते थे वो यहाँ पे ब्रेक होती है। देन कम्स वर्ल्ड वॉर 2। अब दूसरी इवेंट क्या हुई? ये हुआ 1929 में, ये हुई 1936 में। 36 से अभी ये चल ही रहा था कि 39 के अंदर, 39 के अंदर वर्ल्ड वॉर हो जाता है। जो वर्ल्ड वॉर होता है, वॉर किसी भी तरह का हो, यूक्रेन का हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? डिस्ट्रक्शन, विनाश, इकोनॉमीज कोलैप्स हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाती हैं। उसको रीबिल्ड करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए, पुनर्सृजन के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि प्राइवेट लोग तो बिरला, अंबानी या कोई भी हो, तो वो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। तो इस वजह से सरकार को यहाँ पे भी अपना स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ी, अपना रोल बढ़ाना पड़ा। तो आपने देखा डिप्रेशन के टाइम केन्स ने बताया कि रोल बढ़ाओ, वर्ल्ड वॉर के टाइम मजबूरी बन गई कि रोल बढ़ा। फिर आता है वेलफेयर स्टेट। 1950 के आते आते एक माहौल बन गया कि सरकारें जो हैं उनको एक कल्याणकारी सरकार होना चाहिए, यानी उनको कल्याण के, लोगों के भले के लिए काम करना चाहिए। तो जो ये एक इम्प्रेशन बन गया और ये पॉपुलर होने लगा एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट। उसका एक वजह ये भी था कि सोशलिज्म तब बूम पे था, सोशलिज्म का टाइम चल रहा था। तो सोशलिस्टिक पार्टीज़ और वो उस तरह की विचारधारा जो है हवा में थी, और उसका इम्पेक्ट ये था कि सरकारों को चाहे अनचाहे
चाहे वो चाहती थी या ना चाहती थी, लेकिन वो वेलफेयर पे बहुत सारा खर्चा करना पड़ना शुरू हो गया, है ना। नेशनलाइजेशन इंडिया में आप देखें तो नेशनलाइजेशन का दौर था। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1970 तक हम 80 तक लगातार नेशनलाइज करते चले गए, राष्ट्रीयकरण करते गए इंस्टीट्यूशंस का। तो उन सब में क्या होता है, खर्चा होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि खर्चे कैसे कैसे सरकारों के बढ़ते गए। जितने खर्चे बढ़े उतनी ही सरकार की जो इकोनॉमी है उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ी, ठीक है। देन कम्स एंड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इसी दौरान, यही टाइम पीरियड था 1947, 50, 60, इन्हीं दशकों में बहुत सारे देश जो हैं वो ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुए। कॉलोनीज थी पहले, उपनिवेशवाद था, वो ख़त्म हुआ, सारे देश आज़ाद हुए। जब आज़ाद हुए तो उनकी इकोनॉमीज़ की हालत क्या थी, इंडिया से आप कंपेयर कर लीजिए कि कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड इकोनॉमीज़ थी, ख़त्म हुआ काम था। तो उसको रीबिल्ड करने के लिए अगेन कौन काम करेगा, सरकार करेगी। तो यहाँ पे भी सरकार को ही आगे आना पड़ा। तो सरकार का रोल लगातार बढ़ता चला गया 1929 के बाद। तो जब सरकार का रोल बढ़ा, रोल क्या होता है, खर्चा ही करना होता है। अब खर्चा कहाँ से आएगा, स्पेंडिंग बढ़ रही है तो नेचुरल है इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। सरकार पैसे छाप के तो नहीं इनकम पूरी कर सकती। तो जब स्पेंडिंग बढ़ी तो उससे इनकम को बढ़ाने के लिए भी सरकार को, रेवेन्यू जिसे कह देते हैं, तो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी सरकार को एफर्ट करने पड़े, है ना। तो सरकार को टैक्सेस बढ़ाने पड़े या अपनी खुद की कंपनीज वगैरह खड़ी करनी पड़ी। तो वो अलग बातें हैं, वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो सरकार की स्पेंडिंग बढ़ी, स्पेंडिंग की वजह से खर्चा बढ़ा, खर्चा जब स्पेंडिंग इनकम से पूरा नहीं होता था तो डेट भी बढ़ा, है ना, उधार बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें जब सरकार का काम बढ़ गया ना, उससे जो है प्रशासन को भी लेके आना पड़ा सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो यही चीज़ सब कुछ हम पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हुई, साथ साथ में पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट जो था वो और उसका आकार जो है वो बड़ा होता चला गया। तो इस तरीके से हमारी पब्लिक फाइनेंस जो है वो होंद में भी आई, एग्जिस्टेंस में आई और उसका डेवलपमेंट भी हुआ। और आज ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर साल सरकार को बजट पेश करना होता है, करोड़ों अरबों खरबों का लेन देन और वो सब चलता रहता है। तो वो हम बाद में बात करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं पब्लिक फाइनेंस पे और वीडियोस बनाऊं तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।